अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों? खैरियत से हैं आप लोग? मुझे पहचानते हैं? भूल गए? पहचानते हैं, गुड। तो पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन किया था और इक्वेशन बनाई थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और पिछली क्लास में हमने सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की बात की थी, याद है? सोर्स चार्ज वो होता है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और टेस्ट चार्ज वो होता है जो फोर्स एक्सर्ट करता है। वेरी गुड। तो सोर्स चार्ज वो होता है जो फोर्स एक्सर्ट करता है और टेस्ट चार्ज वो है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सोर्स चार्ज इज द होस्ट एंड टेस्ट चार्ज इज द गेस्ट। ठीक है? पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, मोहम्मद अली साहब ने, कि परमिटिविटी को दोबारा समझाते। तो परमिटिविटी को पहले क्विकली समझाएंगे, फिर हम आज की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जब कूलम्स कांस्टेंट आइडेंटिफाई हुआ तो बताइए चला कि कूलम्स कांस्टेंट itself depends upon another constant which was already discovered and identified and known, and that was permittivity epsilon. तो कूलम्स कांस्टेंट is equal to 1 upon 4 pi epsilon. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एप्सिलॉन क्या चीज है। तो परमिटिविटी को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं। परमिटिविटी इज डिफाइंड, लाइबा समझ आ रहा है आपको? लाइबा नदीम, परमिटिविटी को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है, इसको डिफाइन किया जाता है विद रेफरेंस टू डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लेकिन ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स में, तो क्योंकि ये टॉपिक आपने अभी पढ़ा नहीं, लिहाजा इसकी बेसिस की डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी, तो लिहाजा हम इसका भी तस्करा नहीं कर रहे। दूसरा, इसको डिफाइन किया जाता है विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक आपने अभी पढ़ा नहीं, लिहाजा इसकी बेसिस पे जो डेफिनेशन बनती है वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी, लिहाजा हम इसकी बात भी नहीं कर रहे। तीसरा, इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है कि ये होता क्या है। तो वो होता क्या है हमने उस दिन भी समझाया था, और वो होता क्या है हम आज भी समझा देते हैं दोबारा। तो बेसिकली ये बताता है कि हाउ मच रेजिस्टेंस इज देयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और टू इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी अगर दो पहलवानों में लड़ाई हो रही है, दो पहलवानों का मुकाबला हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो वो जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अगर उनको आपने एक अखाड़े में खड़ा कर दिया, एक रिंग में खड़ा कर दिया रेसलिंग के, और रिंग खाली है, तो उनके पास फोर्स लगाने का मौका ज्यादा है। और अगर आप दरमियान में रुकावटें भी खड़ी कर दें, हैवी टेबल्स भी खड़ी कर दें, हैवी मशीनरी भी खड़ी कर दें, बीच में दो गाड़ियां भी खड़ी कर दें, और उनसे क्या रेसलिंग करो, तो अब उनके दरमियान फोर्स लगाने में रेजिस्टेंस बढ़ गई। So this resistance to the electric force in a field is measured by permittivity. यानी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे दरमियान में, दो चार्जेस के बीच में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको एक दूसरे पे फोर्स लगाना उतना मुश्किल होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और जितने कम मॉलिक्यूल होंगे, फोर्स लगाना उतना आसान होगा। तो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, परमिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, मॉलिक्यूल जितने कम होंगे, परमिटिविटी उतनी कम होगी। और सबसे कम मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? वैक्यूम में, लिहाजा सबसे कम रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम में होती है। लिहाजा एप्सिलॉन की सबसे कम वैल्यू फ्री स्पेस या वैक्यूम में होती है, जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और लिहाजा एप्सिलॉन नॉट आप जब रखेंगे तो कूलम्स कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है फ्री स्पेस में, और फोर्स सबसे ज्यादा लगती है फ्री स्पेस में। और जितना आप मॉलिक्यूल्स बढ़ाते जाएंगे, कूलम्स फोर्स कम होती जाएगी, कूलम्स कांस्टेंट कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, परमिटिविटी बढ़ती जाएगी। So this is how permittivity is explained. ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं।
लिखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड due to a point charge Q, capital Q. Consider an electric field due to a point charge Q. Consider an electric field due to a point charge Q. Suppose a test charge Q is placed at point P. Suppose a test charge Q is placed at point P in the electric field. Suppose a test charge Q is placed at point P in the electric field. तो हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया कि एक चार्ज है Q, उसके गिर्द क्या है? एक इलाका जिसे हमने उसकी क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज है, उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस फील्ड में एक पॉइंट है P, और उस पॉइंट पर रखा हुआ एक और चार्ज स्मॉल q। तो ये प्लस q जो है, जिसके गिर्द फील्ड है, ये बना सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज? ये क्या कहलाएगा? सोर्स चार्ज। और ये जो चार्ज यहां पर मौजूद है, ये क्या हुआ? टेस्ट चार्ज। तो फील्ड किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से, जो कि सोर्स चार्ज है। ये इसकी फील्ड है, और इसमें एक पॉइंट है P। इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा इस फील्ड में। तो उसमें से एक पॉइंट को कंसीडर किया, और उस पॉइंट पर हमने एक और चार्ज ला के रखा, उसका नाम है टेस्ट चार्ज Q. So there is a point charge which is the source charge here, and there is a charge here which is the test charge. कहानी समझ आ रही है? तो who will exert the force? The source charge. And who will experience the force? The test charge. और वो फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान लगती है, या एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एक्सर्ट करता है, उसकी इक्वेशन हमने कौन सी लॉ से पढ़ी थी? उसकी इक्वेशन हमने कूलम्स लॉ से पढ़ी थी, और वो इक्वेशन ये लिखी हुई, F इज इक्वल टू क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिचुएशन पर कूलम्स लॉ अप्लाई करके बताएं कि ये चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हैं? लिखिए, क्या लिख सकते हैं आप? पेयर में नहीं लिखे, साइड पे लिखे, टॉप पर देखें आपने क्या लिखा, फिर हम क्या करेंगे, सही लिखा या गलत लिखा। इस सिचुएशन पे अप्लाई कीजिए, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज, सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। आपने क्या लिखा? क्या आपने लिखा F इज इक्वल टू K? K है उस आपकी इक्वेशन में मौजूद। आगे Q1 Q2 नहीं, यहां Q1 Q2 नहीं है, यहां कौन है? यहां कैपिटल Q और स्मॉल q। तो F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। सही लिखिए, द फोर्स, अब लिखिए फेयर नोट्स में, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सोर्स चार्ज Q ऑन टेस्ट चार्ज Q is given by the force exerted by source charge Q on test charge Q is given by
इज गिवन बाय क्या इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही, यहां तक कहानी समझ आ गई। बहुत ही सिंपल सी बात की अब तक हमने। एक फील्ड ली है जो सोर्स चार्ज Q की वजह से, उसमें एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है उसकी हमने इक्वेशन बना ली। अब तक की जो आपकी इक्वेशन है इसमें जितनी टर्म्स हैं उन सबका तारुफ हो चुका, उन सबको हम डिफाइन कर चुके हैं। आपको याद है मैंने पहले दिन समझाया था फर्स्ट क्लास में कूलम्स लॉ की कि जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे फिजिक्स में उसमें जो भी टर्म यूज करेंगे उसे बताना जरूरी है कौन है। यानी कैपिटल Q यूज कर रहे हैं तो बताना होगा ये कौन है, स्मॉल q यूज कर रहे हैं एक दफा बताना है, बार बार नहीं बताना। और मैंने मिसाल भी दी थी कि आपके घर में आपके 3 दोस्त बैठे हुए और आपके अब्बा आते हैं तो आपको उन्हें बताना होगा ये कामरान है, ये रिजवान है, ये अशरफ है, और उसके बाद अब्बा को पता लग गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दफा बताना जरूरी है। तो अभी तक हमारी जो इक्वेशन है इसमें जितने मेहमान हैं हमने सबका तारुफ करा दिया? नहीं, किसका नहीं कराया? एक्सेलेंट, एफ का करा दिया। हाँ, अभी जो लिखा था इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू दिस, ठीक है। के का करा दिया, के का बता दिया कौन है? नहीं। क्यू का बता दिया, सोर्स चार्ज क्यू बता दिया, स्मॉल क्यू का बता दिया, टेस्ट चार्ज क्यू, गुड। और आर का बता दिया? नहीं, गुड। तो अब इन दोनों का नाम बताना है। देखिए आगे, वेयर के इज कूलम्स कांस्टेंट, वेयर के इज कूलम्स कांस्टेंट एंड आर is the distance and r is the distance of point P from the source charge. R is the distance of point P from the source charge. ठीक है, ये R क्या है वैसे? कूलम्स लॉ के मुताबिक R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये एक सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, इनका दरमियानी फासला हमने कहा R है। लेकिन यहां हमने डिफाइन थोड़ा डिफरेंटली किया, नोट कीजिएगा। हमने कहा R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हमने जानबूझ के टेस्ट चार्ज को इग्नोर किया है। हम कह सकते थे कि R इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, लेकिन हम जानबूझ के इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये सोकेला है ना, इसको इग्नोर करना है हमें, ठीक है। इसको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, इसको इसका तस्करा ही नहीं कर रहे। R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। बात ये भी सही है, बात वो भी सही है कि P पॉइंट P का डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से R, तो इसलिए ये बात गलत नहीं है। और ये क्यों इग्नोर कर रहे हैं आगे चल के पता चलेगा। अब देखिए, the magnitude of electric intensity at point P is given by, the magnitude of electric intensity at point P is given by तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा फील्ड के किसी पॉइंट पर होती है और फील्ड के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो हमने कहा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन आपके पास मौजूद है, क्या? E is equal to F upon Q। तो अब आप यहां पर आ जाइए और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन बना लें। तो आप लिखेंगे क्या? E is equal to क्या? अभी लिखे नहीं, अभी तय कर लें, आपस में जरा डिसाइड कर लेते हैं। E is equal to क्या? F upon Q। और यहां पर जो आपका चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो है कैपिटल Q। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया E is equal to F upon Q। सही है, एग्री करते हैं? ये सही लिखा है मैंने?
नहीं, यहां सभी ने लिखा है, गलत थोड़ी होगा यार, राइट ही होगा, गलत क्यों होगा, ये सही लिखा है। व्हाई नॉट? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से पूछिए जाकर, E is equal to F upon Q में what is F? Where F is the force experienced by a positive test charge Q, or where is what is Q? Magnitude of the source charge या test charge? Magnitude of the test charge, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वेशन में जो स्मॉल q है वो सोर्स चार्ज नहीं है, वो क्या है? टेस्ट चार्ज, लिहाजा ये इक्वेशन गलत है। आया ख्वाले शरीफ में? यहां टेस्ट चार्ज कैपिटल Q है, स्मॉल q है, स्मॉल q है। तो अब आप दोबारा सोचिए, दोबारा सुनिए, हमने कहा एक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से इसमें एक टेस्ट चार्ज लाके रखा इस पॉइंट पर, इस पे लगी फोर्स इतनी, यहां तक समझ आ गई कहानी? कैपिटल Q स्मॉल q दो चार्जेस हैं, लिहाजा ये आ गए। अब आपसे कह रहे हैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताइए, तो इंटेंसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू F अपॉन Q, वेयर F इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a charge divided by magnitude of the charge। कौन सा चार्ज? जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज होता है। लिहाजा अगर आपको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए तो E is equal to F upon Q तो होगा, लेकिन यहाँ जो Q होगा वो कैपिटल Q नहीं होगा, स्मॉल q होगा। तो E is equal to F upon Q। समझ आई बात? तो ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन सही है। अब लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at point P is given by equation E is equal to F upon Q। लेकिन कौन सा Q? स्मॉल q। E is equal to F upon Q। और F की इक्वेशन आपके पास मौजूद है? क्या आपने आज F के लिए कोई इक्वेशन लिखी है? चेक करें, ये वाली इक्वेशन है, तो हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कर दीजिए वैल्यू प्लेस। E की इक्वेशन में F की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो डिनोमिनेटर में स्मॉल q पहले से मौजूद है, और F की जगह इसकी वैल्यू ये वाली, यानी कि क्या? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू K Q अपॉन Q r स्क्वायर। सही? क्या होगा? कुछ होगा? कुछ होता नजर आ रहा है? कुछ कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा? Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी एक सबक ले लीजिए, लेसन ले लीजिए। Q जो है कभी R से कैंसिल हुआ है? Q तो Q से ही कैंसिल होगा ना। तो ये क्यों बोलते हैं Q से Q कैंसिल होगा? आप बोले क्यों कैंसिल होगा? Q से Q कैंसिल होगा, देखिए एक्स्ट्रा बोलना पड़ा, एक्स्ट्रा एफर्ट लग रही है, एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है फॉर्म का, टाइम बचा के Q कैंसिल होगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग Q से Q कैंसिल होगा, भाई Q से R थोड़ी कैंसिल होगा, Q से Q ही कैंसिल होगा, तो Q कैंसिल हो गया, खत्म बात। तो डोंट से Q से Q कैंसिल होगा, क्योंकि हमको आदत होती है M से M कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया। ओ भाई जाहिर है Q से Q कैंसिल होगा, तो Q कैंसिल होगा शॉर्ट टर्म। अभी मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन वैसे टाइम बच जाएगा पूरी फॉर्म का आइंदा के लिए। ठीक है, तो बाकी बचा क्या? E इज इक्वल टू क्या? K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। E इज इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। किसका पत्ता साफ हो गया? स्मॉल q गायब हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से स्मॉल q कैंसिल हो गया, स्मॉल q का सफाया हो गया। अब हमारी इक्वेशन में हमारा एक ही चार्ज है जो राज करेगा अकेला, ठीक है, और वो है कैपिटल Q। स्मॉल q कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। इस इक्वेशन को ब्लॉक कर लीजिए।
और अब इसका मतलब समझते हैं। ये आपको पता है इज इक्वल टू के, क्या है? के इज अ कांस्टेंट, और इज इक्वल टू कांस्टेंट किसकी जगह आता है? इज इक्वल टू कांस्टेंट किसको रिप्लेस करके आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हुआ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यही मतलब हुआ K Q अपॉन R स्क्वायर के बजाय इसका मतलब हुआ कि दिस E is directly proportional to Q and inversely proportional to R square. So what message do we get from this equation? हमने इक्वेशन डिराइव कर ली, बहुत सिंपल, सिर्फ 2 स्टेप्स थे, करने को कुछ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने वाला है। कल तक की क्लास में इंटेंसिटी की इक्वेशन थी F अपॉन Q, जिसमें टेस्ट चार्ज भी मौजूद था। आज हमने इंटेंसिटी की एक नई इक्वेशन बनाई है, जिसमें टेस्ट चार्ज क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, और इस नई इक्वेशन ने आपको क्या बताया है? इस नई इक्वेशन ने आपको पहला पॉइंट ये बताया है और दूसरा पॉइंट ये बताया है। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि इससे क्या समझ आ रहा है? Who can tell me what do you get out of this equation? This equation tells us that electric intensity is what? 2 मैसेजेस तो साफ नजर आ रहे हैं, वैसे 3 मैसेजेस हैं, लेकिन आई कैन सी 2 मैसेजेस डायरेक्टली जो आप में से हर एक को समझ आना चाहिए। Who can tell me what is the message you are getting out of it? कौन बताएगा? सर Yes. सर डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। Excellent. How would you say it in words? How would you say it in physics की language? Say, what is this? Intensity, electric Full intensity. name. Yes, sir. Full name. What is the Electric full field intensity. electric field intensity? Electric intensity कहाँ? Sir, of जमीन पे या आसमान at पे? the source charge. No, So, it's not electric field में, electric field में. In the electric field. Electric field में In the कहाँ? electric field. कहाँ? Source charge. No. Electric intensity at a point in an At a point in the electric field. If what with this? इसका R स्क्वायर से क्या रिलेशन है? लाइबा बताएंगी। Is directly proportional to the. गलत हो गया। Is directly proportional. कोई बात नहीं, स्क्रीन पे आके गलत हो घबरा गया। जाए, नो प्रॉब्लम। आपको पता है आप क्या बोल रही हैं, लेकिन आप बोल कुछ और रही हैं। Sir, I can't hear you. लाइबा? Yes, sir. Electric intensity is directly proportional to charge. R स्क्वायर से क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब लाइबा से लाइबा आसिफ का किया आपने, अब लाइबा नदीम को मूव करें। वेरी गुड। R स्क्वायर से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लाइबा नदीम बताएंगी Q से क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां? पूरा बोलना होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां? इलेक्ट्रिक एट अ पॉइंट। कहां? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज directly proportional to magnitude of the source charge and inversely proportional to the distance between square of the distance। लिखिए, शाबाश। अब आप फेयर नोट्स में लिख सकते हैं। Hence electric intensity at a point in an electric field is electric intensity at a point in an electric field is number 1 directly proportional to magnitude of source charge. Directly proportional to magnitude of source charge.
नंबर 2, inversely proportional to, number 2, inversely proportional to square of distance, square of distance, किसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस और किससे, किसका डिस्टेंस और किससे, इस्लामाबाद से कराची का फासला, टेस्ट चार्ट से, सोर्स चार्ट से। अभी तक जो सेंटेंस है, वेरी गुड, आपने जो बोला वो बात सही है, लेकिन आप जो सेंटेंस लिख रही हैं इसमें बताइए सकीना कि क्या बोलना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें टेस्ट चार्ज का कोई जिक्र नहीं है। टेस्ट चार्ज वैसे ही सोतेला था, हमने उसे काटना है, गायब करना है, हटाना है, इसीलिए हम उसको इग्नोर मार रहे हैं। यहाँ पे भी हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नाम नहीं लेना उसका, ठीक है। तो हमें बात करनी है टेस्ट चार्ज के बगैर, और हम आर को डिफाइन करके आ चुके हैं। आपने लिखा वेयर आर इज द डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ऑफ point P from the source charge. Now this can be point X, this can be point Y, this can be point Z, this can be any point. तभी आपने लिखा electric intensity at a point in an electric field is directly proportional to magnitude of source charge and inversely proportional to square of distance. किसका distance और किससे? तो एक जवाब है टेस्ट चार्ज फ्रॉम सोर्स चार्ज, दूसरा जवाब है हम टेस्ट चार्ज का नाम नहीं लेना चाहते। तो डिस्टेंस किसका, distance of the point from the source charge। ये the point बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ the point लिखना होगा। ये the कब आता है, ये इंग्लिश का आर्टिकल है, सर तकी से अगली क्लास में पूछिएगा। ये the point बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये वो वाला पॉइंट है जिसके लिए थोड़ी देर पहले आपने लिखा था a point, जिसके लिए पहले a point लिखा है, अब ये वो वाला the point है, ठीक है। थोड़ी देर पहले कहां लिखा था, अभी यही नंबर 1 से पहले पढ़िए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। कि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए उस पॉइंट का सोर्स चार्ज से फासला। तो अगर पॉइंट P पे इंटेंसिटी चाहिए तो सोर्स चार्ज से उसका फासला, और अगर पॉइंट X पे इंटेंसिटी चाहिए तो R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। समझ आई कहानी? तो इसमें हम टेस्ट चार्ज का तस्करा करना जरूरी नहीं रहा। लिख लीजिए नंबर 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा आपने, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो बाज औकात फिजिक्स में इंग्लिश ग्रामर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहां लफ्ज द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट जो सामने आया, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, पहला पॉइंट नजर आ गया सबको? यस नो? पहला पॉइंट नजर आ गया, दूसरा पॉइंट नजर आ गया, तीसरा पॉइंट नजर नहीं आ रहा लेकिन नजर आ रहा है, वो और इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बता दिया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बता दिया। तीसरी चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस इक्वेशन में नजर नहीं आ रही लेकिन आज की डेरिवेशन का खुलासा वही है, सर कि टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट हो। एक्सीलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरी डेरिवेशन में हमने किया, हमने उसका पत्ता साफ किया। किसका?
टेस्ट चार्ज का। वी प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन में टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, लेकिन टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। That's what you need to understand from today's derivation कि टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया है। टेस्ट चार्ज कैंसिल होने का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। So that's your third conclusion. Number 3, independent of magnitude of test charge. Independent of magnitude of test charge. So electric intensity at a point in electric field is directly proportional to magnitude of source charge, inversely proportional to square of distance of the point from the source charge, and independent of magnitude of the test charge. Independent of magnitude of the test charge. ठीक है? और ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? गुड, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिए कि आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो पुरानी इक्वेशन बनाई थी उसमें टेस्ट चार्ज मौजूद था इक्वेशन में, तो किसी को ये शक हो सकता है कि भाई टेस्ट चार्ज पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है, क्योंकि इक्वेशन में टेस्ट चार्ज मौजूद था। तो कोई ये सोच सकता है कि भाई टेस्ट चार्ज 10 कूलम का होगा तो इंटेंसिटी कुछ और होगी, शायद 20 कूलम का होगा तो इंटेंसिटी कुछ और। चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये इधर भी छुपा हुआ है, ये न्यूमरेटर में भी छुपा हुआ है। फोर्स की इक्वेशन में भी एक टेस्ट चार्ज है, क्योंकि फोर्स की इक्वेशन में दो चार्जेस होते हैं, दोनों चार्जेस होते हैं, सोर्स चार्ज भी टेस्ट चार्ज भी, तो इधर भी एक टेस्ट चार्ज है। तो अगर आप टेस्ट चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऊपर भी टेस्ट चार्ज की वैल्यू है जो नजर नहीं आ रही, जो छुपी हुई है, तो टेस्ट चार्ज के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। 10 कूलम का चार्ज लें या 20 कूलम का चार्ज लें या 30 कूलम का चार्ज लें, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो, फोर्स बढ़ती रहेगी लेकिन इंटेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस बात को जाहिर करने के लिए ये इक्वेशन लाना जरूरी थी, जिसने इस क्यू को कैंसिल करके दिखाया, टेस्ट चार्ज को कैंसिल करके दिखाया कि इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। और इस बात को कॉमन सेंस से भी समझ लीजिए कि फील्ड है, ये फील्ड है, इस फील्ड का ये पॉइंट है P, इस पर कुछ इंटेंसिटी है, ये पॉइंट है X, इस पर कुछ इंटेंसिटी है, ये पॉइंट है Z, इस पर कुछ इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात हो रही है। अब अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहां से ये सोर्स चार्ज हटा दूं, अगर ये सोर्स चार्ज ना हो तो इंटेंसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई फर्क पड़ेगा क्या इंटेंसिटी पे? अगर सोर्स चार्ज हटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पे? इफ देयर इज नो सोर्स चार्ज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्या पड़ेगा? सब कह रहे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कह दिया कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैं कहता कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप कहते हाँ पड़ेगा। सोच के बोले, यहां से गुजारे, थिंक अबाउट इट। अगर सोर्स चार्ज नहीं होगा तो फील्ड ही नहीं होगी, और अगर फील्ड ही नहीं होगी तो फील्ड की इंटेंसिटी भी नहीं होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो सोर्स चार्ज का होना जरूरी है। अगर सोर्स चार्ज नहीं होगा तो यहाँ फील्ड नहीं होगी या इंटेंसिटी नहीं होगी। अब सवाल दोबारा पूछता हूं, तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी है, पॉइंट X पर इंटेंसिटी है, पॉइंट Z पर इंटेंसिटी है, अगर टेस्ट चार्ज ना हो तो क्या इंटेंसिटी होगी? अगर टेस्ट चार्ज ना हो तो क्या इंटेंसिटी होगी? अगर टेस्ट चार्ज ना, सोच के बोलिएगा, दिमाग से गुजारें, थोड़ा सा इसको हिलाएं, धक्का मारें। बैटरी डाउन हो गई होगी, वो पेट्रोल खत्म हो जाए, बाइक पे तो बाइक को हिलाते हैं, लेटाते हैं, वो पेट्रोल आ जाता है वापस, तो थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं, पेट्रोल वापस आएगा। अगर टेस्ट चार्ज ना हो तो क्या इस पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी या नहीं होगी? क्या फील्ड होगी?
टेस्ट चार्ज नहीं है तो क्या फील्ड होगी या नहीं होगी? हाँ नहीं सर, नहीं होगी। फील्ड तो होगी क्योंकि सोर्स चार्ज तो है, तो फील्ड होगी, और अगर फील्ड होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी होगी। तो टेस्ट चार्ज हो या ना हो, फील्ड मौजूद होगी और फील्ड की इंटेंसिटी भी मौजूद होगी। कहानी समझ आई? तो इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज लाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि अगर टेस्ट चार्ज नहीं है तो इंटेंसिटी नहीं है। जैसा कि अगर एक पहलवान है, उसकी ताकत को आप इंटेंसिटी कह रहे हैं, उसकी ताकत को टेस्ट करने के लिए दूसरा पहलवान ला रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर टेस्ट नहीं कर रहे तो उस पहलवान के अंदर ताकत ही नहीं, वो मर गया। तो टेस्ट के लिए दूसरा पहलवान लाए या ना लाए, उस पहलवान में जो ताकत है वो अपनी जगह है। तो सोर्स चार्ज की जो फील्ड है और उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अपनी जगह है। टेस्ट चार्ज उसे टेस्ट करने आता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हो या ना हो, फील्ड की स्ट्रेंथ रिमेन्स द सेम। सो द इंटेंसिटी does not depend upon the magnitude of test charge. Intensity depends only on the magnitude of source charge. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको देना था इस छोटी सी डेरिवेशन में। बहुत सिंपल डेरिवेशन होती है, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहानी समझ आ रही है? ठीक है, थैंक यू। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह, यानी ट्यूसडे की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप अपने साथ एक पेपर, पेंसिल या रजिस्टर, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, रखिएगा, और कैलकुलेटर साथ रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना दिमाग साथ लाइएगा। अगर फ्रिज में रख लेते हैं तो निकाल लीजिएगा अगली क्लास में, ताकि थोड़ा कैलकुलेटर से काम ले सकें। और ट्यूसडे को आपका टेस्ट भी है, आपको मालूम है? मालूम है नहीं मालूम है? ऐसी बातें क्या मालूम होती है? बड़े सीधे साधे मासूम से बच्चे हैं ना। टाइम टेबल में लिखा हुआ, गौर से पढ़ लें। एवरी ट्यूसडे आपका टेस्ट है। फिलहाल एवरी ट्यूसडे रखा है, हफ्ते में 3 दिन होता था। शर्म करें, कभी तो खुश हो जाया करें। तो इस ट्यूसडे जो टेस्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड टेस्ट होगा, और उसका तरीकेकार ये होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड टेस्ट होगा। यानी फिजिक्स में आपने आज तक जो पढ़ लिया है वो ट्यूसडे के टेस्ट में आएगा, केमिस्ट्री में आपने जो कुछ आज तक पढ़ लिया है वो ट्यूसडे के टेस्ट में आएगा। आपको तैयारी कैसे करनी है? आपको एक एक लाइन याद करनी है, रटनी है। मैं आपको बबांगे दोहल कह रहा हूं, आपको रटना भी है। क्यों? इसलिए कि जब आप कराची बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आपको हर टॉपिक समझना भी है, और समझने के बाद कॉन्सेप्ट बना के उसे याद भी करना है, रटना भी है। बगैर समझे रटने को नहीं कह रहा, अच्छी तरह समझकर कॉन्सेप्ट बना के रटने को कह रहा हूं। रटना क्यों जरूरी है? रटना इसलिए जरूरी है कि टाइम कम होता है इम्तिहान में। जो बोर्ड का एग्जाम होता है, एक पेज के नोट्स 4 मिनट में, 5 मिनट में लिखने होते हैं। तो अगर आपने उसको रटा हुआ नहीं, आप सोच सोच के लिखेंगे, खाली समझा हुआ है, तो यू कैन नॉट कंप्लीट इट इन द गिवन टाइम। तो कंप्लीट करने के लिए पूरा टॉपिक याद होना चाहिए। जैसे तरावी में इमाम साहब कुरान शरीफ सुनाते हैं, तो उन्हें 1 घंटे में तरावी सुनानी होती है, तो उन्हें तेजी से सुना रहे होते हैं, तो वो स्पीड दिखानी होती है उन्हें। तो अगर वो सोच सोच के सुनाएंगे कुरान शरीफ, तो वो 1 घंटे में खत्म नहीं होगा, सारी रात लग जाएगी उनको। तो इसी तरीके से आप जब फिजिक्स का इम्तिहान दें, केमिस्ट्री का इम्तिहान दें, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आना चाहिए, और आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने कल भी समझाया था, इतना अच्छा याद हो कि अम्मी रात को उठाएं तो आप फिजिक्स सुनाना शुरू कर दें उनको। तो ये लेवल होना चाहिए। तो आपने पूरा याद करना है, समझना भी है, याद भी करना है। हम टेस्ट कैसे बनाएंगे और कैसे लेंगे, ये हम पे छोड़ दें। उसमें हम आपको लिखवाएंगे भी, आपसे डिस्क्रिप्शन भी लिखवाएंगे, हम आपको एमसीक्यूज भी देंगे बहुत सारा, और सब कुछ ऑनलाइन होगा, और हम आपको देख भी रहे होंगे। कैमरा ऑन होगा और कैमरे के साथ चेक हो रहा हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये उस दिन टेस्ट वाले दिन होगा इंशाल्लाह, और उसका प्रोसेस आपको समझा देंगे, और लिमिटेड टाइम होगा, और जैसे ही टाइम खत्म होगा आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते, उससे पहले आपको क्लिक दबाना होगा। तो कम से कम टाइम में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप किसी को मैसेज करें जरा इसका आंसर तो बताओ, क्योंकि जब तक आप मैसेज करेंगे टाइम हो जाएगा खत्म। और अगर खुदा ना खास्ता आपने फिर भी ऐसा कर दिया तो नुकसान किसका होगा? आपका अपना। तो वो तो बेवकूफ होता है जो अपना नुकसान कराता है। ठीक है, तो एंजॉय, हैव अ नाइस वीकेंड, और ट्यूसडे को मिलते हैं टेस्ट के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।